प्यारे बच्चों, हिंदी की व्याकरण कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आज हम अपने अभ्यास प्रश्न करने वाले हैं। अभ्यास प्रश्न में आज हम अपना तीसरा प्रश्न करेंगे, सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरो। तो इससे पहले कि हम आगे चलें, सबसे पहले परिभाषा दोहरा लेते हैं। किसकी? भाषा की और व्याकरण की। जैसे कि आपको पता है कि मन की बात प्रकट करने के साधन को भाषा कहते हैं। और ये आपको परिभाषा मैंने आपको याद करने के लिए दी थी, गृह कार्य के लिए आपको याद होगा। भाषा के रूप बताए थे। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक अर्थ है बोलकर, लिखित जिसे हम कहते हैं लिखकर। इसके अलावा व्याकरण की भी परिभाषा मैंने आपको बताई थी। जो व्याकरण वह शास्त्र होता है या जो हमें भाषा का सही प्रयोग सिखाए उसे व्याकरण कहते हैं। जो हमें भाषा का सही प्रयोग सिखाए उसे हम व्याकरण कहते हैं। तो आज हम अपना तीसरा प्रश्न करेंगे। तीसरा प्रश्न है, सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरो। तो ये हमें कुछ शब्द भी दे रखे हैं। कौन कौन से हैं? जैसे मातृभाषा, हिंदी, उड़िया, व्याकरण, ये शब्द दिए गए हैं और इन्हीं शब्दों को भर के हम खाली स्थान को भरेंगे। तो ये हमारा तीसरा प्रश्न है, अभ्यास का तीसरा प्रश्न। कक्षा है हमारा तीसरा, हिंदी, पाठ 1, व्याकरण है, पाठ का नाम भी लिख देते हैं, भाषा और व्याकरण। अभ्यास प्रश्न का तीसरा आपको पता ही है। तीसरा प्रश्न है हमारा, सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरो। सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरो। खाली स्थान भरो, ये है हमारा प्रश्न। और जो शब्द हमें दिए गए हैं हम उन्हें भी लिख देते हैं। हमें 4 शब्द दिए गए हैं। पहला है मातृभाषा। मातृभाषा। फिर है हिंदी। उड़िया। उड़िया। चौथा शब्द है हमारा व्याकरण।
पहला है वाक्य है क, रिक्त स्थान से शुरू है। हमारी राष्ट्रभाषा है, हमारी राष्ट्रभाषा है। हमारी राष्ट्रभाषा है तो हमें पता ही है हमारा देश भारत, उसकी राष्ट्रभाषा हिंदी है। तो कौन सा सही विकल्प है? हिंदी। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। तो मैं लिख देता हूं, हिंदी। दूसरा है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। मैंने इसके बारे में आपको बताया था, आपको याद होगा कि भारत तो एक बहुत विशाल देश है, बहुत बड़ा देश है। यहाँ पे अलग अलग बोलियाँ, अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं और हिंदी व्यापक तौर पे बहुत बड़े भूभाग पे और बहुत बड़ी आबादी द्वारा बोली जाती है। इसलिए हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला हुआ है। तो हम कह सकते हैं भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। अब हमारा दूसरा है, रिक्त स्थान से भी शुरू हो रहा है, भाषा का सही प्रयोग सिखाता है। रिक्त स्थान भाषा का सही प्रयोग सिखाता है। कौन हमें भाषा का सही प्रयोग सिखाता है? व्याकरण। आपको पता है व्याकरण वह पुस्तक होती है या वह शास्त्र होता है जो हमें भाषा को, किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना और लिखना सिखाता है। बोलना का अर्थ यहाँ उच्चारण से। तो इसका सही उत्तर आपको पता चल गया। व्याकरण भाषा का सही प्रयोग सिखाता है। व्याकरण तो सही विकल्प है व्याकरण। अगला है प्रश्न हमारा ग। उड़ीसा में रिक्त स्थान भाषा बोली जाती है। उड़ीसा में कौन सी भाषा बोली जाती है? उड़िया। जैसे हमें विकल्प में भी दे रखा है, उड़िया भाषा बोली जाती है। तो शुरू करते हैं, इसे लिख देते हैं ग। भाग है ग भाग। उड़ीसा में रिक्त स्थान भाषा बोली जाती है। भाषा बोली जाती है। सही विकल्प है उड़िया। अगर बच्चों अभी आपके पास बुक अवेलेबल नहीं होगी, आपके पास अगर बुक नहीं होगी तो आप इसे वीडियो से देख के रफ नोटबुक में, अपने रफ कॉपी में लिख सकते हैं। बुक आने पर आप उसे हिंदी के व्याकरण बुक में लिख दीजिएगा। तो आप इसे नोट करते जाइएगा तो ज़्यादा अच्छा है। जिन बच्चों के पास बुक नहीं, जिन बच्चों के पास बुक है वो तो इसे एक बार में ही लिख लेंगे, कर लेंगे। तो अगला है हमारा घ भाग।
सबसे पहले हम डैश सीखते हैं। तो ये है, सबसे पहले जो बच्चा है वो अपनी मातृभाषा बोल सीखता है। सही विकल्प तो है मातृभाषा। क्यों? अब ये मातृभाषा क्या होती, मैंने आपको बताया था, माँ द्वारा या घर में परिवार द्वारा बोले जाने वाली भाषा उस बच्चे की मातृभाषा होती। जैसे अगर कोई बच्चा पंजाबी है, उसके घर में पंजाबी बोली जाती है, पंजाबी भाषा बोली जाती है, उसके माता पिता और परिवार के अन्य सदस्य पंजाबी भाषा बोलते हैं, तो उस बच्चे की मातृभाषा पंजाबी होती है। तो ये नहीं कि सभी बच्चों की मातृभाषा पंजाबी हो, ऐसी बात नहीं। बहुत से बच्चे हैं जिनके घर में हिंदी बोली जाती है, तो उनकी मातृभाषा हिंदी है। तो अब आपको अंतर पता चल गया मातृभाषा और राष्ट्रभाषा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके घर में जिनकी मातृभाषा भी हिंदी है और राष्ट्रभाषा तो हिंदी है ही है। तो इसका ध्यान रखिएगा। राष्ट्रभाषा मतलब हिंदी राष्ट्रभाषा है, मातृभाषा आपके जो घर में बोली जाती है, घर परिवार के सदस्यों द्वारा बोली जाती है, वह आपकी मातृभाषा है। तो इसीलिए सबसे पहला बच्चा जो है अपने परिवार में रहता है, स्कूल तो जाता नहीं, घर से भी बाहर नहीं जाता, तो सबसे पहले वह अपनी मातृभाषा सीखता है। तो मातृभाषा किसी भी, हम कहेंगे किसी भी व्यक्ति की पहली भाषा होती है। वो परिवार में बच्चा सबसे पहले उसे ही सीखता है, अपने माँ से सीखता है, अपने पिता से सीखता है, भाई बहनों से सीखता है, परिवार के सदस्यों से सीखता है। तो ये थी मातृभाषा की बात। तो यही है हमारा, सबसे पहले हम मातृभाषा सीखते। तो सबसे पहले हम विस्थान सीखते हैं। मातृभाषा है, विकल्प दिया ही है, तो इसे लिख देते हैं मातृभाषा। अगला है, हमारे देश में बोले जाने वाली 5 भाषाओं के नाम दो। तो हमारे देश में, आपको पता है भारत बहुत विशाल देश है, यहाँ पे अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं भी बोली जाती हैं। तो हमें 5 भाषाओं के नाम लिखने हैं जो हमारे देश में बोली जाती है। हमारे देश मतलब भारत की बात की जा रही है यहाँ पे। तो ये हमारा चौथा प्रश्न है, ये भी बहुत आसान है। तो शुरुआत हम इसकी करते हैं। ये अभ्यास प्रश्न का चौथा। चौथा प्रश्न है, अपने देश में बोले जाने वाली, अपने देश में बोले जाने वाली 5 भाषाओं का नाम लिखो। 5 भाषाओं का नाम लिखो। पांच भाषाओं का नाम लिखो।
तो 5 भाषाएं कौन कौन सी हैं? जैसे मराठी कहाँ पे बोली जाती है? महाराष्ट्र में। गुजराती गुजरात में बोली जाती है। तमिल तमिलनाडु में बोली जाती है। मलयालम केरल में बोली जाती है। और पंजाबी भाषा पंजाब में बोली जाती है। और हमें कोई भी किसी भी 5 भाषाओं के नाम लिख सकते हैं। ये नहीं कि जो मैंने लिखाए हैं केवल वही सही है, आप भी कोई भी 5 भाषाओं के नाम लिख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले से। पंजाबी पंजाबी भाषा है। दूसरा मराठी। तीसरा हमारा है गुजराती। गुजराती भाषा। चौथा है तमिल। पांचवा मलयालम। पांचवा भाषा मलयालम। ये आपको पता होना चाहिए कि मराठी महाराष्ट्र में बोली जाती है, तमिल भाषा है तमिलनाडु में बोली जाती है, और मलयालम केरल में बोली जाती है। राज्यों का नाम भी याद करना है। अब एक है रचनात्मक कार्य। ये बहुत मनोरंजक है और ज्ञानवर्धक भी है। आपको बड़ा मजा आएगा इस प्रश्न को करने के लिए। ये है, चार्ट पर लिखो कि ये परिवार से रचनात्मक कार्य के अंतर्गत आएगा। इसे आप इसमें भी करेंगे और ड्राइंग शीट पे भी करिएगा और क्लिक करके मुझे सेंड करिएगा। ये है रचनात्मक कार्य। चार्ट पर लिखो कौन सी भाषा बोलते हैं। आपके परिवार के सदस्य हैं और कुछ दोस्त भी हैं, तो वे कौन कौन सी भाषा बोलते हैं आपको लिखना है। तो जैसे इसको कैसे करेंगे इस तरीका बता देते हैं। हमारा 5वां और अंतिम प्रश्न है इस पाठ का, और ये रचनात्मक कार्य के अंतर्गत है। इसे आपको खुद करना है। रचनात्मक कार्य मतलब, अब मैं तो नहीं बता सकता आपके दादाजी कौन सी भाषा बोलते हैं, आपकी जो दोस्त हैं वो कौन कौन सी भाषाएं बोलते हैं। तो ये आपको स्वयं करना है, क्योंकि ये इसका उत्तर आप ही अच्छा जान सकते हैं। तो हमारा 5वां प्रश्न है, एक रचनात्मक कार्य। रचनात्मक सदस्य। यह है चार्ट पर। चार्ट या आप ड्राइंग शीट पे लिख सकते हैं। चार्ट पर या आप ड्राइंग शीट जो आती है उस पे भी लिख सकते हैं। जरा स्केच पेन का यूज करिएगा और सुंदर लिखाई होनी चाहिए। चार्ट पर लिखो कौन सी भाषाएं बोलते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं। सदस्य और भाषा।
यहाँ भी दो, ठीक इसी तरह आपको भी बनाना है। सदस्य और भाषा। पहला सदस्य है आपके दादाजी। दादाजी। फिर आपके दोस्त। दोस्त। माँ। भाई। दादाजी, दोस्त, माँ और भाई। अब ये है, ये आपको स्वयं करना है इसे। आप जानते हैं आपके दोस्त कौन सी भाषा बोलते हैं, दादाजी कौन सी भाषा, घर में माँ कौन सी भाषा बोलती हैं, अगर भाई आप कहें तो वो कौन सी भाषा बोलते हैं। तो ये था हमारा पहला पाठ बच्चों। ये रचनात्मक कार्य आपको स्वयं करना है, इसीलिए मैंने खाली छोड़ दिया है। ये इसका उत्तर आप स्वयं जानते हैं और इसे चार्ट पेपर पे या ड्राइंग शीट में किसी एक में इसे बनाना है और करना है। तो अब हम एक बार पुनरावृत्ति करते हैं, जिसे कहते हैं रिवीजन। इस पाठ का जरा सा रिवीजन कर लेते हैं। हमने इन 3 दिनों में क्या पढ़ा इस पाठ के बारे में। तो सबसे पहला है, हमने परिभाषा पढ़ी भाषा की। भाषा की परिभाषा क्या है? मन की बात प्रकट करने के साधन को भाषा कहते हैं। भाषा के द्वारा हम बोल करके या लिख करके अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। और ठीक इसी तरह हम सुनकर, कान से सुनकर और पढ़कर दूसरों के विचारों को समझते हैं। तो भाषा क्या है? एक तरह से देखा जाए, भाषा तो एक साधन होता है किसके? मन के विचार प्रकट करने का। चाहे हम अपने मन के विचार दूसरों तक प्रकट करें या दूसरों के जो विचार हैं हमारे तक जो आते हैं वो किसके द्वारा आते हैं? भाषा। तो भाषा एक साधन है, मन के विचार प्रकट करने का एक साधन होता है। और भाषा के कितने रूप होते हैं? मुख्यतः का अर्थ होता है मेन। कौन कौन से? 2 ही रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मुख्य रूप से भाषा के 2 ही रूप होते हैं। मैंने आपको बताया था एक और रूप होता है सांकेतिक भाषा, लेकिन उसको मुख्य रूप में नहीं गिना जाता। उसका प्रयोग इतना कम किया जाता है कि हम उसे मुख्य भाषा का रूप नहीं मानते। संकेत से बुलाना आपने देखा होगा। पास बुलाने के लिए देखो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, केवल संकेत से कैसे पास बुलाया जाता है, या मना करने के लिए, नहीं करने के लिए सर हिला करके भी मना किया जाता है। ये सांकेतिक भाषा ही कहलाती है। जैसे मना करना हो तो ये सांकेतिक भाषा। इसमें हमने न कुछ बोला न कुछ लिख करके दिखाया, लेकिन सामने वाले को पता चल गया कि हमारा क्या विचार है। तो ये सांकेतिक भाषा, इसका प्रयोग काफ़ी कम किया जाता है, इसलिए इसे भाषा का मुख्य रूप नहीं माना जाता। मुख्य में 2 ही चीज़ हैं, मौखिक जैसे कि नाम से पता, मुख से जो बोलकर कि अपने विचार प्रकट किए जाते हैं, और दूसरा होता है लिखित, लिख करके। जैसे हम पत्र के द्वारा हमें दूसरों के विचार पता चलते हैं, या हम पत्र लिखकर अपने विचार भी दूसरों तक पहुंचाते हैं। समाचार जो है, समाचार पत्र आपने देखा, न्यूज़पेपर, मैगजीन, पत्रिका, ये सब भाषा के लिखित रूप। इसे पढ़कर हम
दूसरों की बातें समझ सकते हैं। इसके बाद हमने किया भाषा के बारे में हो गया। इसके बारे में हमने आपको बाद में बताया कि मातृभाषा और राष्ट्रभाषा। इस पाठ में हमने आपको ये भी बताया था कि मातृभाषा किसे कहते हैं और राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं। मातृभाषा होती है वह भाषा जो घर के परिवार के सदस्य बोलते हैं, उसे मातृभाषा बोलते हैं। और बच्चा सबसे पहले मातृभाषा सीखता है। घर में माता पिता या परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा बोले जाने वाली भाषा मातृभाषा कहलाती है। तो जरूरी नहीं कि कोई बच्चा उत्तर प्रदेश में है तो उसकी मातृभाषा भी हिंदी हो, ऐसी बात भी नहीं है। हो सकता है कोई बच्चा गुजराती हो, यहाँ उत्तर प्रदेश में बनारस में रह रहा हो और उसके घर में गुजराती भाषा बोली जा रही है, तो उस बच्चे की भाषा मातृभाषा गुजराती हो। अब हम नहीं कह सकते उस बच्चे की मातृभाषा हिंदी है क्योंकि वो उत्तर प्रदेश या बनारस में रह रहा है। तो जरूरी नहीं है कि किसी बच्चे की मातृभाषा और राष्ट्रभाषा एक हो, ये अलग अलग भी हो सकती है। अब आ जाते हैं राष्ट्रभाषा। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। तो ये इसे कौन तय करता है? इसे देश या संविधान तय करता है कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी। क्यों इसे रखा गया हिंदी को ही? क्योंकि हिंदी बोलने वाले बहुत बड़े भूभाग पे बोली जाती है, बहुत बड़े हिस्से पे बोली जाती है और बहुत अधिक संख्या में लोग हिंदी बोलते या समझते हैं। इस कारण से हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। तो ये था हमारा, हमने आज राष्ट्रभाषा भी किया, मातृभाषा भी किया और भाषा के बारे में आपको इस पाठ में बताया। अब चलते हैं, सबसे ज़रूरी हिस्सा होता है व्याकरण। किसी भी भाषा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा भाग जो होता है व्याकरण होता है। व्याकरण ही हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। तो परिभाषा मैंने आपको लिखवाई थी, याद होगी, आपने याद भी की होगी। जो हमें भाषा का सही प्रयोग सिखाए उसे व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण का क्या काम होता है? हर भाषा की अपनी व्याकरण होती है और व्याकरण हमें उस भाषा का सही प्रयोग सिखाता है। तो ये था हमारा व्याकरण की परिभाषा। तो एक बार फिर से दोहरा लेते हैं व्याकरण की परिभाषा। जो हमें भाषा का सही प्रयोग सिखाए उसे व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण हमें कौन कौन सी गलती बताता है? जैसे कि शब्द की गलती। इसको मैं आपको जरा लिख के बताता हूं। जैसे दूध, ये गलत है। शुद्ध रूप क्या है? दूध। अगर ये क्या है? श बोलोगे तो गलत है। ये है स और ये है श। तो व्याकरण हमें बताता है कि ये स है और ये श है, शहद वाला श। तो सही भाषा का सही ज्ञान कराता है, न केवल वर्ण के संबंध में, शब्द के संबंध में, बल्कि वाक्य की जो अशुद्धि होती है वह भी हमें व्याकरण से ही पता चलती है। तो व्याकरण हमें किसी भाषा का, और हर भाषा का अपना व्याकरण होता है। ये मत सोचिएगा कि एक ही व्याकरण से संसार की सभी भाषाओं का काम चल जाएगा। हर भाषा का अपना व्याकरण होता है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। आपका गृह कार्य है कि सभी परिभाषाओं को लिख करके अपने नोटबुक में याद करना है। आज के लिए इतना ही। कल हम अपना दूसरा पाठ करेंगे।